हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ये चैप्टर। आपने देखा होगा कि इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो पहले इसके सेशंस की वीडियोस देख लें। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, अब तक हमने फोटोसिंथेसिस के जनरल इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो 6 एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमने बहुत ही डिटेल में किया है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, दैट इज द लोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये हम बात करेंगे यानी कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि पिगमेंट्स का क्या रोल है, कितने पिगमेंट्स हैं और किस तरह से वो अरेंज्ड है, उनका हम डिस्कशन करेंगे अपने इस सेशन में। देखने में टॉपिक बहुत आसान लगता है भी बहुत इजी, लेकिन बस एक बात की ज़रूरत है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर इसको साथ के साथ समझने की ज़रूरत है। नाउ वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, आखिर इसकी लोकेशन क्या है। इसका मतलब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही आप जो सोच रहे हैं दैट इज द ग्रीन लीफ। अब तक बचपन से भी हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही नहीं बल्कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। सो यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वहां पर भी होता है। जब आपने देखा होगा सीड जर्मिनेट करती है और सीड के जर्मिनेशन के बाद जब ये प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ये जो ग्रीन सैपलिंग्स निकलते हैं इस प्लांट के, तो ये पूरा का पूरा ये जो स्मॉल स्टेम दिखते हैं आपको, ये भी ग्रीन दिखता है। और जब इसके ऊपर जो फर्स्ट लीफ सेकेंड लीव्स ये जब आते हैं तो पूरा का पूरा ये इंटायर स्टेम ही पूरा का पूरा ग्रीन होता है। उस वक्त सिर्फ ये लीव्स में ही नहीं बल्कि इस स्टेम वाले पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। सो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस होती है। नाउ तो आई थिंक ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट, आपको मेसोफिल सेल पढ़ाया गया था। मेसोफिल सेल आप जानते हैं। उसके बाद आपको एनाटॉमी में भी इसका डिस्कशन किया गया है। इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब लीफ में मेसोफिल सेल होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर सबसे ज्यादा होता है। सो यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light. Now अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देकर एनसीईआरटी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि मेसोफिल सेल लीफ में होता है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर सबसे ज्यादा होता है। अब आपको ये बताना है कि मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं सो दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब सनलाइट उनको ऑप्टिमम मिल सके। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड with their flat surface parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा एक मेसोफिल सेल है, इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है कब अपने आप को वॉल के परपेंडिकुलर और पैरेलल अलाइन करेगी। ये आप देख पा रहे हैं ये पैरेलली अरेंज्ड है ना, ये रहा इसका वॉल, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये इस मेसोफिल सेल में कब पैरेलली अरेंज्ड है और कब ये परपेंडिकुलर तरीके से ये अरेंज होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। ये जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं ये होगा आफ्टरनून में, यानी कि ये आप ये दोपहर के वक्त देख सकते हैं। और ये जो पैरेलल अलाइनमेंट है आप ये देख सकते हैं कि शाम के वक्त इवनिंग टाइम में आप इसको देखेंगे कि दे आर पैरेलली अरेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल? ड्यूरिंग इवनिंग। व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर इसका आंसर है नून।
तो इवनिंग में इनके इस तरह से अरेंजमेंट होंगे और नून में इनका इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये आपके सामने है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लोकेशन की। सो लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है? अगर आप देखें तो आपको ले चलते हैं लीफ से। ये रहा आपके पास एक लीफ, ठीक है, ये एक लीफ। अब हमने इस लीफ का एक टीएस कट किया, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमें इस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल मिले। सपोज ये रहा आपके पास एक मेसोफिल सेल, इसके पास आपको मिलेगा ये मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। इस मेसोफिल सेल के अंदर सपोज आपको ये एक स्ट्रक्चर मिला, ये ऑर्गेनली, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो लोकेशन से हमें रिलेट कर पाए, यानी कि लीफ के अंदर आपको मिला मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में आपको एक ऑर्गेनली मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ऑर्गेनलीज तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इंटरेस्ट जो रहने वाला है वो उस को लेकर रहने वाला है जो हमें लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ ले चले। सो लीफ, inside the leaf we are having the mesophyll cell. Inside the mesophyll cell we are having a special type of organelle that is called as the chloroplast. और अब हम इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम ड्रॉ करें तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बेटर होगा हम इसे नेक्स्ट शीट पर करें। ये रहा आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है। नाउ ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें आप देखेंगे कि थैलाकोइड्स हैं, ये थैलाकोइड और ये थैलाकोइड के स्टैक्स हैं, दैट इज दे आर लाइंग वन ओवर द अदर। इसके हम बोलते हैं थैलाकोइड्स के स्टैक्स। ऐसा ही एक स्टैक, क्योंकि ऐसे स्टैक्स बहुत सारे होंगे तो हमने दो स्टैक्स बनाया। एक को आपने बोला ये थैलाकोइड है, इसके इस पूरे एक स्टैक को आपने बोला ये इसके स्टैक्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रैनम। ग्रैनम इज सिंगुलर, ग्राना इज प्लूरल। ऐसा ही आपको एक ग्रैनम यहां भी नजर आएगा और ऐसा ही एक थैलाकोइड यहां भी नजर आएगा, ठीक है। नाउ ये आपस में भी आपको कनेक्टेड दिख सकते हैं, होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लैमेली। ये स्ट्रोमा लैमेली है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोमल थैलाकोइड। ये है स्ट्रोमा। नाउ अब आपको जो बात बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये जो थैलाकोइड है इस पर आपको फोकस करना है कि थैलाकोइड के ऊपर, इस मेम्ब्रेन में, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, पिगमेंट्स आर अरेंज्ड। सो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। और पिगमेंट्स यहाँ आपको स्ट्रोमा लैमेली में भी मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, लेकिन एक भी पिगमेंट आपको स्ट्रोमा में नहीं मिलेगा। और इसी की वजह से आप ये कहते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है,
तो आप कहेंगे डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा पार्ट। दूसरी चीज, जो ये आपके पास या तो स्ट्रोमल लैमेली कह लें यहाँ पर, और आपके थैलाकॉइड्स यहाँ पर आपके होंगे लाइट रिएक्शन। अगर हम स्ट्रोमल थैलाकॉइड की बात कर लें तो यहाँ आपको PS1 पिगमेंट यानी फोटोसिस्टम एंड PS2 दोनों मिलेंगे। अगर स्ट्रोमा लैमेली की बात करें तो यहाँ सिर्फ PS1 मिलेगा, और यही रीजन है कि स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली। सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइक्लिक वन, in which only PS1 is involved. That's why only cyclic photophosphorylation takes place inside the stroma lamellae. जबकि जो आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पर आपके PS1 एंड PS2 दोनों हैं। तो नॉन साइक्लिक की अगर लोकेशन पूछे तो आप कहेंगे थैलाकॉइड में नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक कभी भी स्ट्रोमा लैमेली में नहीं होगा। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PS1 है, PS2 नहीं है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं मिलेगा। साइक्लिक में सिर्फ आपको PS1 इन्वॉल्व है, इसीलिए स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये रही बात किससे रिलेटेड, ये रही बात वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहीं पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब आगे की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक चीज मेंशन की है आपके पास डायग्राम, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली, ग्रैनम, स्ट्रोमा। हाँ, एक चीज और, चूंकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, दे आर हैविंग देयर ओन सेल और दे आर हैविंग देयर ओन योर DNA, है ना। तो उनके पास अपना खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम्स भी होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आपको मिलेंगे कुछ, ये तो इनके लेवलिंग दी हुई है, लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रैनुल, लेकिन पूरी फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस जगह पर, किस लोकेशन पर कौन सी प्रोसेस होती है। एक बात आपको इसको समझने के लिए एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो पिगमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फोटोसिंथेसिस को करवाने में, क्योंकि ये पिगमेंट्स ही हैं जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सनलाइट है, सनलाइट की रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, अब इन सनलाइट के रेडिएशंस में अगर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ये सन है आपके पास, सनलाइट। ठीक है, अब इस सनलाइट के रेडिएशंस में तो सारे रेडिएशंस हैं, है ना, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रे, IR रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, सारे रेडिएशंस हैं। सारे रेडिएशंस की अपनी अपनी खुद की एक वेवलेंथ है। तो क्या प्लांट सारे रेडिएशंस के वेवलेंथ को लेता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए? आंसर इज नो। प्लांट जो रेडिएशंस को यूज कर पाएगा वो है, उसको हम कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेवलेंथ तक लाई करेगा? इट लाइज इन बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में आएंगी, प्लांट उसी को यूज कर पाएगा। अब प्लांट उसी को यूज क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसको लेने के लिए प्लांट के पास क्या है? पिगमेंट्स है। प्लांट के पास क्या है? पिगमेंट्स है। एनसीईआरटी 4 टाइप्स के पिगमेंट्स की डिस्कशन करती है। एनसीईआरटी 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बात करती है। एक वो कहती है कि एक इसके पास है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कहती है कि क्लोरोफिल में एक क्लोरोफिल ए है और दूसरा है क्लोरोफिल बी। उसके बाद कहती है कि एक है आपके पास कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड या कैरोटीन कह लें, कैरोटिनोइड या कैरोटीन। और नेक्स्ट आपके पास है ज़ैंथोफिल, एक है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब ये ज़ैंथोफिल है जिसमें आपने पढ़ा होगा फ्यूकोज़ैंथेन, है ना। एक यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि जो मेज़ है, मेज़ का कलर कैसा होता है? येलो। तो जो मेज़ में येलो कलर है
वो किसकी वजह से होता है? वो होता है किस में है? मेज में, भुट्टे में। मेज में जो येलो कलर है वो येलो कलर किसकी वजह से है? ल्यूटीन की वजह से है। ये इंपॉर्टेंट है, ल्यूटीन। ठीक है, तो ये रिलेशन एक बार अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। नाउ अब पिगमेंट्स की बात कर रहे थे, आखिर ये पिगमेंट्स का डिफिनेशन अगर आ जाए तो पिगमेंट्स का डिफिनेशन होता क्या है? पिगमेंट्स क्या होते हैं? सो पिगमेंट्स आर केमिकली अगर हम पूछे कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं या लिपिड सॉल्युबल, क्या नेचर होता है इनका? लिपिड होते हैं, आर केमिकली लिपिड इन नेचर। ठीक है, तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? दे आर पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच आर लिपिड इन नेचर and they can absorb a certain, or you can say fixed wavelength of light या radiation and can excite its electron. ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमने पिगमेंट्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट भी हमने कर लिया। एनसीईआरटी इन 4 पिगमेंट्स का डिस्कशन कहाँ कर रही है? तो अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये 4 टाइप के पिगमेंट्स का डिस्कशन यहाँ किया हुआ है। देखें, सो a chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments। देख पा रहे हैं आप, यहाँ 4 pigments एनसीईआरटी डिस्कस करती है, दैट इज योर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, है ना, इसी को कैरोटीन भी बोलते हैं। अब इसमें इसने कलर भी बताया है, क्लोरोफिल ए। अगर क्वेश्चन दिया हो, ये कलर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में वो क्लोरोफिल ए ना देकर आपको ये कलर दे देगा कि द कलर ऑफ द पिगमेंट इज ब्लू ग्रीन। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पिगमेंट इट इज। या तो वो दे दे ब्राइट है और ब्लू ग्रीन है, तो अब आपको ऑन क्रोमेटोग्राम अब आपको बताना है कि वो किस पिगमेंट की डिस्कशन करना चाहता है, किस पिगमेंट के बारे में वो फीचर दिए हुए हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए। अगर दिया गया है कि येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन भी दिया होता है, कई कई बार ऑलिव ग्रीन भी दिया होता है। तो अगर ये पूछे कि येलो ग्रीन या ऑलिव ग्रीन क्रोमेटोग्राम पर कलर आ रहे हैं तो वो किस पिगमेंट का हो सकता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल बी, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ज़ैंथोफिल्स, येलो अगर दिया है तो ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड, येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, नाउ ये 4 पिगमेंट्स के बारे में, इनका नाम और इनके कलर के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में यहाँ मेंशन्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने किया होगा अपने स्कूल में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अपने पिगमेंट्स को तो देख लिया, लेकिन पिगमेंट्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा है कि पिगमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर बात इसलिए है इस पिगमेंट का डिस्कशन, क्योंकि आखिर इस सनलाइट की लाइट एनर्जी को, इसके पास क्या है, लाइट एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की जो कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, वो सिर्फ और सिर्फ इन पिगमेंट्स के पास है, जो इन प्लांट्स के पास है। हर पिगमेंट की अपनी अपनी खुद की पोटेंशियल है कि वो किस वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके हेल्प से हम एनर्जी का प्रोडक्शन करवाते हैं, एंड हम NADPH+H+ का प्रोडक्शन करवाएंगे। NADPH+H+ का भी प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्यों करवाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ये हमने अपनी पहले डिस्कशन में किया था। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को अपनी पहली क्लास में, उसी क्लास में हमने ये आपको बताया था बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पर अगर आप फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको ये मिलेगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दिस कार्बन इज गेटिंग फिक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है तब ये इनऑर्गेनिक कार्बन, और जब ये फूड बन जाएगा ऑर्गेनिक कार्बन के एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस कन्वर्जन के दौरान इस कार्बन को रिड्यूस होना पड़ेगा। देखिए कार्बन का रिडक्शन नंबर क्या है, जब ये CO2 है +4,
कार्बन का रिडक्शन नंबर क्या हो गया जब ये ग्लूकोज बन गया? 0। तो ड्यूरिंग दिस फिक्सेशन कार्बन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब एनर्जी भी जरूरत है और प्लस रिड्यूसिंग कोई तो होगा जो इस रिडक्शन को हेल्प करवाएगा। वो कोई कौन है? दैट इज NADPH प्लस H प्लस। इन दोनों की प्रोसेस में ही इस कार्बन का फिक्सेशन हो सकता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में और एनसीईआरटी बुक में आपको ATP एंड NADPH प्लस H प्लस दोनों को लेकर बात बोली गई है कि दीज आर दी एसिमिलेटरी पावर्स। अब बात होती है कि एसिमिलेटरी पावर बनता कब है? लाइट रिएक्शन में, यानी कि ये टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं और उनके ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जब बन जाएगा तब जाकर डार्क रिएक्शन होगी, इसके पहले डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बात तो हमने अपने पहले सेशन में ही क्लियर कर दिया था कि इसीलिए यहाँ पर ATP एंड NADPH प्लस H प्लस की जरूरत होगी, तभी ये कार्बन की फिक्सेशन यानी कि डार्क रिएक्शन का प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास वो पोटेंशियल होगा। अब जब ये पिगमेंट्स लाइट एनर्जी के एनर्जी को अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे और उन्हीं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होगी। खैर ठीक है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो हम उन सबके हेल्प से हम क्या करते हैं, ये एसिमिलेटरी पावर बना लेंगे ताकि हमारा डार्क रिएक्शन चल सके। अब ये कैसे होता है लाइट रिएक्शन हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इन पिगमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, उससे रिलेटेड, क्लोरोफिल से रिलेटेड कि आखिर इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है। ठीक है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। नाउ सी, सबसे पहले अगर एक चीज देख लें, आपने पतंग देखी होगी, काइट, है ना? तो काइट आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हेड होता है और उसका एक टेल होता है। उसी को आप रिलेट कर ले, यहाँ पर सेंटर में होगा इसके मैग्नीशियम और इसके साथ 4 रिंग कंपाउंड्स होते हैं और इन चारों में यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा? नाइट्रोजन। बहुत इजी है, आपको ड्रॉ करने को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ से कॉन्सेप्ट्स जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक साइकिल होगी, यहां पर एक साइकिल होगी, साइक्लिक कंपाउंड, सिमिलरली यहां पर भी और यहां भी। अब ये आपको देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इस एक रिंग को आप कहते हैं पाइरोल रिंग। एक रिंग को क्या कहते हैं आप? पाइरोल रिंग। एक रिंग को आप कहेंगे, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पाइरोल रिंग। पाइरोल रिंग। कितने रिंग है? 1 2 3 एंड 4। इसीलिए हम इसे कहते हैं टेट्रा पाइरोलिक। टेट्रा पाइरोलिक रिंग हो गया, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 पाइरोल रिंग है। अच्छा, ये जो है ये चारों टेट्रा पाइरोलिक रिंग मिलकर क्या बना दे रहे हैं? ये इसका हेड बनाते हैं। ठीक, हेड बनाते हैं। अच्छा, यानी कि हेड में ही इसके 4 पाइरोलिक रिंग होंगे, पाइरोल के रिंग होंगे। ओके, अब यहां पर टेल अटैच होगा। टेल किसका होगा? लॉन्ग कार्बन चेन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 20 कार्बन का एक चेन होगा, जो इसका क्या पोर्शन बनाएगा? टेल बनाएगा। ये इसका बनाता है टेल। तो हो गया इसके पास हेड एंड टेल। टेल में आप देखेंगे, टेल में होता है इसके पास फाइटोल कंपाउंड और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। तो अगर पाइरोल की बात करें तो ये हेड में, फाइटोल की बात करें तो टेल में, जहां लॉन्ग कार्बन चेन है। ये क्या है? लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 20 कार्बन, 20 कार्बन के अराउंड। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, कि सिर्फ डिफरेंस आपको क्या आता है इस हेड में, क्योंकि जब आप फॉर्मूला देखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी का, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में सिर्फ इतना अंतर आएगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में। ठीक है, क्लोरोफिल ए में कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप होगा और
क्लोरोफिल बी में कार्बन नंबर 2 पर, सेम कार्बन नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो अगर कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो आप कहेंगे ये क्लोरोफिल ए है, और अगर कार्बन नंबर 2 पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो आप कहेंगे क्लोरोफिल बी है। बस इतना ही डिफरेंस है। फॉर्मूला में इसी की वजह से डिफरेंस आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C55, कुछ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉर्मूला पे, C55 H72 O5 N4 Mg। ये किसका है? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का C55 सेम, H70 हो जाएगा, O एक बढ़ जाएगा 6, और N क्या हो जाएगा? N4 Mg। यानी हाइड्रोजन 2 कम, ऑक्सीजन 1 ज्यादा। ठीक है, नाउ यहां देख भी पा रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप है। नाउ अब बात कर रहे हैं कि ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज और आपको इंफॉर्मेशन इन जनरल दे दे, कभी भी आपको अगर कोई कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और अगर आपसे ये पूछा गया है कि वो लिपिड सॉल्युबल होगा या वाटर सॉल्युबल होगा, आपको पता है कैसे अंदाजा लग जाएगा? आप यहाँ से उसके अंदाजा लगा सकते हैं। आप ना यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए, ठीक है, क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कॉम्पिटेबल है या डिफरेंस बहुत ज्यादा का है? अगर आप यहाँ देखें, अगर क्लोरोफिल ए में ही देख लें तो कहाँ कार्बन आपका 55 एंड ओ सिर्फ 5 है ना, ठीक है, 11 गुना ज्यादा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो बी में भी अगर आप देखिए तो 55 और यहाँ 6, लगभग उतना ही। तो आप देख पाएंगे कि हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन बहुत 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 कम है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये लिपिड नेचर का होता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो कार्बन से तो वो क्या होता है? लिपिड नेचर का होगा, यानी कि वो लिपिड सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये बस एक पहचानने का एक तरीका था ना। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर, और यहाँ मेंशन है आपके पास, ठीक है, कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और इसके पहले कुछ हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से मिल गया होगा आपको। 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर देयर, उनके फीचर्स, उनके एग्जाम्पल, उनके कलर जो है वो भी आपको पता चल गया कि क्या उनके कलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, आखिर ये फोटो सिस्टम होता क्या है? 2 तरह के फोटो सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली लाइट रिएक्शन में जंप कर जाएंगे बिना इन फोटो सिस्टम्स को समझे कि आखिर ये फोटो सिस्टम होते क्या है, तो आपको ये लाइट रिएक्शन समझने में नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, सो ये आखिर ये फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, है ना, पिगमेंट्स अरेंज कैसे होते हैं, पिगमेंट काम कैसे करते हैं, तब जाकर आपको ये पॉइंट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये पिगमेंट्स वर्क कैसे करते हैं, हाउ पिगमेंट्स वर्क। ठीक है, तो पिगमेंट्स आखिर ये काम कैसे करते हैं वो देखिए। पिगमेंट्स तो है प्लांट के अंदर, पिगमेंट्स ही सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये पिगमेंट्स आखिर अरेंज कैसे होते हैं और पिगमेंट काम कैसे करते हैं? हाउ पिगमेंट्स वर्क्स। ठीक है, इसको समझाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक बात बताई जाएगी कि ये रहा क्लोरोफिल ए जो कि सेंटर में है, इट इज सराउंडेड बाय अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। डिपेंड करता है कि उस प्लांट में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। ये सराउंड होगा अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। जब सनलाइट की एनर्जी आएगी, जब सनलाइट की एनर्जी आएगी तो सारे पिगमेंट्स अपने अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इंट्रैप करेंगे रेडिएशंस, और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू पोर देयर एनर्जी टू दी क्लोरोफिल ए, ऐसे आपको बता दिया जाता है। और अब ये क्लोरोफिल के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो अब ये एनर्जी अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और उसके बाद आप ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात ये है कि ये तो आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, बट एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये पिगमेंट जो है ये क्यों इससे एनर्जी देगा। आपने बोल दिया कि ऑल द पिगमेंट्स दे आर गोइंग टू पोर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, लेकिन आखिर क्यों, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा
कि ये सारे पिगमेंट्स अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को अल्टीमेटली क्यों देंगे? आखिर यही क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ पिगमेंट्स वर्क। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफिल ए को ही सभी अपनी एनर्जी क्यों देते हैं। कोई उसकी मोनोपोली तो है नहीं, है ना? उसके जरूर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आखिर कौन सा फीचर है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, उसी को हम अभी समझने जा रहे हैं। अब देखिए, आपने जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक रिलेशन पढ़ा होगा, ई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटा भी सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा लेमडा पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि म्यू क्या होती है, सी बाई लेमडा, तो सी बाई लेमडा। इसका मतलब ये है कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये रिलेशन है और आप ये जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एंड वाइस वर्सा। बढ़िया। ये पिगमेंट्स भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक पिगमेंट है और इस पिगमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ को इंट्रैप करने की है। इसके साइड में एक और पिगमेंट है और इसकी कैपेबिलिटी है 550, ठीक है। इसके साइड में एक पिगमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है मान लीजिए 600, ठीक। और सेंटर में एक क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है, क्लोरोफिल ए, और इसकी कैपेबिलिटी है मान लीजिए 700, ठीक। अब यहां से सन की लाइट आई, सन की रेडिएशन आई, हम एक रेडिएशन को आपको लेकर समझा रहे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए यहां से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, यहां से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है। एक वेवलेंथ समझेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कौन इसे ले सकता है? इसे ये पिगमेंट आराम से ले लेगा। अच्छा, इन सारे पिगमेंट में अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इस पिगमेंट का नाम सपोज ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसका नाम रखने की कोई जरूरत नहीं, इसका नाम क्लोरोफिल ए तो है ही, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस तीनों पिगमेंट में, इन तीनों पिगमेंट में किसकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई होगी? आपने ये रिलेशन देखा कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो ए है इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो क्या ये अपने ज्यादा एनर्जी को अपने से कम वाले एनर्जी को अब ये एनर्जी दे सकता है ना, क्योंकि एनर्जी की ट्रांसफर कहां से होगी, ज्यादा से कम की तरफ। एज हाई एनर्जी पर है, हाई टू लो ये ट्रांसफर कर सकता है एनर्जी। सो ए से बी की तरफ अगर एनर्जी जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि एनर्जी कहां से मूव करेगी, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। और इसका कॉन्सेप्ट हमने इस रिलेशन से देखा है, ठीक। अच्छा, अब एक रेडिएशन को हमने बात किया है सिर्फ 500 को लेकर, और इसके नियरली सबसे कम वाले एनर्जी लेवल पर कौन है? अब आप बताइए, तीनों के रिस्पेक्ट में सबसे कम एनर्जी किसकी है? क्लोरोफिल ए की। तो अगर हम कहें कि सब अपनी अपनी एनर्जी को लेकर क्लोरोफिल ए को पोर कर देंगे तो ये गलत तो नहीं हुआ। क्यों पोर करेंगे? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक। इसका मतलब क्लोरोफिल ए है, इसी के लिए सबसे एनर्जी लेता है क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ अब बात, इसका मतलब पहले वाले पिगमेंट के पास ज्यादा एनर्जी थी और ज्यादा एनर्जी से वो कम एनर्जी की तरफ एनर्जी मूव करेगी, ठीक। अल्टीमेटली सबसे लीस्ट एनर्जी पर कौन है? क्लोरोफिल ए। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो ये अरेंजमेंट जो है ना पिगमेंट्स के, इस तरीके से कि क्लोरोफिल ए एट द सेंटर एंड ऑल अदर पिगमेंट्स दे आर सराउंडिंग दिस पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये एक फोटो सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। तो पिगमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, ये पॉइंट क्लियर आपको कि हाउ द पिगमेंट्स वर्क, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर।
नाउ अब बात करते हैं कि रिएक्शन सेंटर, एलएचसी, एंटीना ये क्या होते हैं, वो देखिए, यानी फोटो सिस्टम। तो आप देखेंगे कि इन प्लांट्स में दो तरह के फोटो सिस्टम की बात की जाती है। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएस, फोटो सिस्टम। दो तरह के फोटो सिस्टम आप पढ़ेंगे, PS1, एक तो इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी इसलिए PS1, और PS2, दूसरा कौन सा है, PS2। PS1 या कहे P700 बात सेम है, PS2 या कहे P680 दोनों बात सेम है ना। अब बात करेंगे कि आखिर इस फोटो सिस्टम का फंडा क्या है ना। चाहे कोई भी फोटो सिस्टम हो, PS1 या PS2, एक जनरल कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि इसमें हमेशा क्लोरोफिल ए सेंटर में होगा। क्लोरोफिल ए क्या होगा, सेंटर में, एंड इट इज सराउंडेड बाय अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपने पढ़े थे ना, क्लोरोफिल ए के अलावा भी, वो सारे क्या करेंगे, इसे सराउंड करके हैं, दे आर सराउंडिंग दी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्यों फोटोसिंथेटिक मेन सेंटर है, इसका डिस्कशन अभी हमने जस्ट किया है, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, ये एक फोटो सिस्टम है, सनलाइट से एनर्जी आएगी, सारे पिगमेंट्स अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग रेडिएशंस की एनर्जी को लेंगे, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू पोर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। रीजन भी हमने बताया कि क्यों क्लोरोफिल ए को पोर करेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ए यहां पर लीस्ट एनर्जी में है। अब यही क्लोरोफिल ए, ठीक है, यहां पर अगर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की पोटेंशियल वाली है, तो आप कहेंगे ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम PS1 है, और अगर ये P680 यानी कि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, तो आप कहेंगे ये फोटो सिस्टम 2 है, यानी कि PS2 है। तो टोटल डिपेंड करता है इस क्लोरोफिल ए के कि यहाँ पर 700 है या 680 है, उसी के अकॉर्डिंग इस फोटो सिस्टम का नाम आप यूज करेंगे, PS1 या PS2। अब होता यह है कि इस क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं मेन फोटोसिंथेटिक सेंटर। ये क्या है, ये है मेन फोटोसिंथेटिक सेंटर, मेन रिएक्शन सेंटर भी आप इसे कह सकते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर, ठीक है। कौन है, क्लोरोफिल ए। तो ये जो इनको सराउंड किया हुआ है, ये लोग क्या है, यहां पर आप कहेंगे कि ये जो है, ये सारे के सारे, इनको आप कहते हैं कि दे आर एंटीना, ये सब, ठीक है, एंटीना है। एनसीईआरटी एंटीना को कहती है दे आर LHC। क्या है ये, LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को एनसीईआरटी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहती है, ठीक है। नाउ अगर बात की जाए कि क्लोरोफिल ए को आपने बोला मेन फोटोसिंथेटिक सेंटर, ठीक है, तो बाकी सब जो सराउंडेड है उनको आप क्या कहते हैं, दे आर एंटीना, और इट इज LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में इसके लिए एक दूसरा नाम है, ठीक है। अब यहां पर आपने रिएक्शन सेंटर यानी कि इस क्लोरोफिल ए को मेन रिएक्शन सेंटर क्यों बोला, इसको मेन रिएक्शन सेंटर क्यों बोला, इसको मेन रिएक्शन सेंटर इसलिए बोला क्योंकि क्लोरोफिल ए के साथ एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। यहीं पर आपके बाकी LHC के साथ अगर कोई पूछे कि क्या यहां पर एंजाइम्स होते हैं, आप कहेंगे नहीं, यहां पर आपको एंजाइम्स मिलेंगे, उनका रोल अभी डिस्कस किया जाएगा, कौन से एंजाइम्स होते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि यहीं पर वो एंजाइम्स होते हैं। और क्लोरोफिल ए एनर्जी लेने के बाद अब अपनी एनर्जी किसी भी पिगमेंट को नहीं देने वाला, ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है मेन रिएक्शन सेंटर, और यही इंश्योर करता है डिवीजन ऑफ लेबर। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, यहां देखेंगे अगर, तो यहां पर एक मेंशन किया है एक वर्ड, देखिए, within the chloroplast there is membranous system consisting of grana, the stroma lamella and the fluid stroma.
देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि कौन सा काम कौन से पर्सन करने वाले हैं, है ना। सो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा विद इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस। अब बात कर रहे हैं इन स्ट्रोमा। Enzymatic reactions incorporate CO2 into the plant, leading to the synthesis of sugar, that is in the form of glucose, जो कि बाद में चल के किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, जिसमें कि ATP एंड NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा। द लेटर, जिसमें कि CO2 फिक्स हो रहा है, आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। Directly they do not depend on light but are dependent on the products of the light reaction। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यानी कि ATP एंड NADPH प्लस के प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, डार्क रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट हमने कब समझाया था आपको, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको फर्स्ट क्लास में इस वाली स्लाइड पर समझाया था, है ना, कि देखिए कैसे ये डार्क रिएक्शन है, क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता, बट ये लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये डिस्कशन पूरी हमने यहाँ पर डिटेल की हुई है ऑलरेडी ना, उसी का डिस्कशन यहाँ भी किया हुआ है। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ अंधेरे में ही होंगे, सिर्फ इतना है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डायरेक्टली उनको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली लाइट से फर्क पड़ता है बिकॉज दे आर गोइंग टू अफेक्ट बाय द लाइट प्रोडक्ट्स। जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, तभी तो कार्बन का फिक्सेशन हो पाएगा। यहाँ पर हमने ये डिस्कशन कर ली है इसके स्ट्रक्चर को लेकर। नाउ यहाँ हम देखने जा रहे हैं हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये हमने देखा 4 पिगमेंट्स हैं, क्या उनके नाम है, क्या उनका कलर है। उसके बाद अब हम देखेंगे इस डायग्राम में कुछ दिया हुआ है। डायग्राम में एक तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ये पिगमेंट्स लिया हुआ है 3, क्लोरोफिल A, कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल B। और यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन आपको लिखाया हुआ है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर A में, B में आपको शो किया हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस हिसाब से मेजर की हुई है, मेजर्ड बाय O2 रिलीज। जहां ज्यादा O2 रिलीज हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वहां फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा है, तभी तो बाई प्रोडक्ट भी ज्यादा बना है। और यहां पर आपको दिया गया है लाइट एब्जॉर्ब्ड, और उसमें आपको यहाँ एक्स एक्सिस में वेवलेंथ ऑफ लाइट लिए गए हैं, जैसे 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर। तो एक चीज आप इसमें गौर करेंगे कि सर्टेन लोकेशंस पर हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं, हमें यहाँ पीक मिल रहे हैं, है ना, हमें क्या मिल रहे हैं, पीक मिल रहे हैं। अब इन पीक का डिस्कशन क्या है और पीक्स क्या है, ठीक है, यहां देखिए इन पीक्स का क्या मतलब होता है ना। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि यहां पर ये 3 पिगमेंट्स NCERT लेती है, और 3 पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटिनॉइड्स लेकर ये क्या कर रही है, ये नोटिस कर रही है, ये पॉइंट आउट कर रही है कि आखिर इनके पीक्स कहाँ कहाँ में मिल रहे हैं। तो आप ये बात मानकर चलें कि चाहे कोई भी पिगमेंट हो, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्लोरोफिल A हो, B हो या कैरोटिनॉइड हो, 2 जगह इनकी पीक मिल रही है ना। और ये मिल रही है एक तो इनको ब्लू रीजन में और दूसरा इनका रेड रीजन में, ठीक। अगेन आप यहां भी आ जाए तो आप देख पाएंगे कि O2 का प्रोडक्शन भी ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम हो रहा है, ठीक। और अगर आप यहां पर इनके एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी आप देख पाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ये 2 जगह इनकी पीक मिल रही है लाइट एब्जॉर्ब्ड की, एक तो 400 नैनोमीटर के आसपास और एक 700 नैनोमीटर के आसपास, यानी कि अगेन वही ब्लू एंड रेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि ब्लू एंड रेड रीजन पर लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से ब्लू एंड रेड रीजन पर
ये पिगमेंट्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं यहां से। ब्लू एंड रेड रीजन पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू एंड रेड रीजन पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये बात आप याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइन है। The wavelengths at which maximum photosynthesis occur in plant, can you see that the wavelengths at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is the blue and the red regions, also shows higher rate of photosynthesis? Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis, but by looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectra of the chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? और इसका मतलब आपको वही चीजें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ब्लू एंड रेड रीजन पर ही सबसे ज्यादा क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये बात आप क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास आंसर अब रेडी है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है these graphs together shows that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं यहां पर व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप समझ चुके थे। फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके थे कि फोटो सिस्टम क्या है। नाउ अब हम बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है एंड डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। नाउ लाइट रिएक्शन की बात करेंगी, इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन फिक्स करने के लिए जो हमें एटीपी की जरूरत एंड NADPH प्लस H प्लस की जरूरत पड़ी थी, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन आखिर होते क्या है, रफली समझें, क्योंकि इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे लाइट रिएक्शन के लिए। तो अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन पर हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड एक पढ़ेंगे आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब साइक्लिक में कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या प्रोडक्ट निकलता है। नॉन साइक्लिक में कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमें जानने जरूरी हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा लाइट रिएक्शन को लेकर, यानी कि वो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने आप को पैरेलली मेम्ब्रेन के पैरेलली अरेंज करते हैं एंड परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं, तो ये कब करते हैं, उसका आंसर हमने दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके पूरे इंटायर लेवलिंग को, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहाँ किस लोकेशन पर कौन सी प्रोसेस होती है, हमने उससे डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने फोटो सिस्टम डिस्कस किए, हमने पिगमेंट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने पिगमेंट का नेचर, पिगमेंट का काम, हाउ दिस पिगमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हाट इज फोटो सिस्टम, PS1 PS2 वो सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और किस रीजन पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों देखा। नेक्स्ट सेशन जो होगी वो होगी आपके व्हाट इज लाइट रिएक्शन को लेकर। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।